वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 8 दिसंबर 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन की वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टार एजुकेशन की वेबसाइट पर जाएं या इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ भी सकते हैं और 1-2 दिन में हम लोग क्विज भी शुरू करेंगे इन सभी प्रश्नों पर आधारित, तो आप क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और उपलब्ध कराए जाएंगे। और यहाँ प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप जिसमें सक्षम हो वो उस तरह से देखें, पढ़ाया जाएगा हिंदी में। और आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और यदि क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिसका महत्व आप जानते हैं। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट कैप्टन टू विन 50 इंटरनेशनल मैचेज इन ऑल द गेम फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। हाल ही में क्रिकेट के सभी खेल प्रारूपों, अर्थात जैसे होता है ना, वनडे होता है, टेस्ट होता है, T20 होता है, ये सभी जो फॉर्मेट्स होते हैं क्रिकेट के, तो वही सभी खेल प्रारूपों में क्रिकेट के 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच जिताने वाले कौन पहले कप्तान बन गए हैं। अर्थात वनडे में, टेस्ट मैच में और T20 में, इन सभी फॉर्मेटों में सभी में एटलीस्ट 50-50 मैच जिताने वाले ये पहले कप्तान बन गए हैं। कौन बने हैं? तो सही जवाब है अपने क्रिकेट टीम, भारत के क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान वनडे के विराट कोहली। यही बन गए हैं तीनों फॉर्मेट्स में, सभी प्रारूपों में कम से कम 50 मैच जिताने वाले पहले कप्तान। ये हो गई विराट कोहली के बारे में और वही सब बात यहाँ लिखा भी गया है। ऐसे भी अभी जो हाल ही में न्यूजीलैंड और भारत के बीच टेस्ट मैच अपने इंडिया में किया जा रहा था, उसमें भी भारत न्यूजीलैंड पर 1-0 से जीत दर्ज किया है और इसी के साथ ही ये रिकॉर्ड बन भी गया है। चलिए, क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट से संबंधित बातें कर लेते हैं। भारत में जो भी क्रिकेट खेल का आयोजन होता है उसका आयोजन BCCI के द्वारा कराया जाता है, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका स्थापना 4 दिसंबर 1928 में। प्रेसिडेंट अभी इसके कौन है? सौरव गांगुली हैं और ये 39वें क्रम के प्रेसिडेंट हैं BCCI के। सेक्रेटरी सचिव कौन है अभी BCCI के? जय शाह हैं। और ये वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री और अभी जो नया एक मंत्रालय बना है भारत में, सहकारिता मंत्रालय, उसके मंत्री भी पहले मंत्री श्री अमित शाह हैं। उन्हीं के ये पुत्र हैं जय शाह। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन क्रिकेट खेल को आयोजित कराता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, ICC कराता है, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। स्थापना 15 जून 1909 में और इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और CEO अभी हाल ही में नए बने हैं जियोफ एलार्डिस। तो ये हुई एक्स्ट्रा बातें। अब चलिए ऑप्शंस पर चलते हैं। आपको ऑप्शन से भी बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। रोहित शर्मा क्यों न्यूज में रहे हैं? तो रोहित शर्मा, देखिए IPL जो हम लोग के यहाँ होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो इसमें IPL में इस बार जो हुआ है उसमें एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यही रोहित शर्मा बन गए हैं। वैसे टीम तो 8 टीम IPL में इस बार खेली थी, तो किसी एक टीम की बात करें तो उसके अगेंस्ट में, केवल एक ही टीम के अगेंस्ट में रोहित शर्मा द्वारा कई पारियों में, एक ही पारी में नहीं, 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? रोहित शर्मा। चलिए, राहुल द्रविड़ क्यों न्यूज में रहे हैं? तो और ये रोहित शर्मा किस टीम से खेलते हैं या खेले थे इस बार? तो मुंबई इंडियन की टीम से खेलते हैं। चलिए, राहुल द्रविड़ क्यों न्यूज में है? तो राहुल द्रविड़ हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जो सीनियर टीम है अपना, उसके प्रधान कोच नियुक्त किए गए हैं। कौन? राहुल द्रविड़। इससे पहले रवि शास्त्री थे, याद ही होगा आपको। चलिए, महेंद्र सिंह धोनी क्यों न्यूज में रहे हैं? तो इस बार जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, जिसमें भारत सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सका, उसमें पहुंचा था, कौन कौन पहुंचा था? इंग्लैंड और ये न्यूजीलैंड पहुंचा था। कौन जीता था उसमें? आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। एक सेकेंड से दोस्तों। तो
चलिए दोस्तों, कहाँ पे थे हम लोग? महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे थे हम लोग। ये हाँ, T20 जो अभी हाल ही में हुआ था, तो इसमें कौन टीम अभी जीता है और इसका आयोजन कहाँ किया गया, बहुत अच्छे से मैंने पिछले क्लासों में बताया है। आयोजन कौन हुआ है, विनर कौन है इसमें, और इंडिया तो ऐसे सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सका था। तो इसी T20 वर्ल्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया था, चुना गया था। तो ये पूछा जा सकता है T20 वर्ल्ड कप 2021 जो हुआ है, तो भारतीय टीम का मेंटर किन्हें बनाया गया था? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न से आपको इतने सारे फैक्ट्स हमने देने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ ये आपको सभी उपयोगी लगे होंगे, पसंद आए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के द्वारा ताज़ा रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश ICC टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में पहले स्थान पर है? ICC टेस्ट रैंकिंग की बात हो रही है, तो इसमें इसका सही जवाब है भारत, इंडिया, अपना देश। अभी जो मैच जीता है न्यूजीलैंड से, टेस्ट मैच जो इंडिया जीता है, इसी में काफ़ी अंतर से भारत ने जीत दर्ज किया है, स्कोर पॉइंट्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है और इंडिया ICC टेस्ट रैंकिंग चैंपियनशिप रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गया है। तो ये अपने लिए गर्व की बात है। चलिए, पुनः कई बार इससे पहले भी आया है इंडिया, नई बात नहीं है, फिर भी चलिए। और सब बाकी ये है, वही बात है जो मैंने बोला, अभी न्यूजीलैंड पर जीत दर्ज किया है उसी के अनुसार। और ये सब ICC के बारे में अभी जस्ट हम लोग ऊपर वाले प्रश्न में देखे हैं, ये आप पुनः फिर से पढ़ सकते हैं रोककर वीडियो को। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। बेलारूस क्यों न्यूज में रहा है? तो देखिए, प्रश्न रैंकिंग से संबंधित है, तो ऑप्शंस भी मैं आपको मालूम है, मैं उसी तरह से रखता हूँ जैसे प्रश्न होते हैं उसी से रिलेटेड मैं ऑप्शंस भी रखता हूँ, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा उससे संबंधित सिखाया जा सके, याद कराया जा सके। चलिए, बेलारूस क्यों न्यूज में रहा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। इसमें भारत की तो बात कर लेते हैं। इसमें जो है पहले स्थान पर वही बेलारूस है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 की रैंकिंग में पहले स्थान पर बेलारूस है। और इसमें भारत की बात करें तो भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 101वां है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों जो है उससे भी पीछे है, पिछड़ा हुआ है। इससे आगे कहीं पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो ये अच्छी रैंकिंग नहीं हुई भारत के द्वारा। और इस रैंकिंग में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सोमालिया सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। तो ये रही इससे संबंधित बातें। भारत 101वें स्थान पर, पहले स्थान पर बेलारूस। आयरलैंड क्यों न्यूज में रहा है? तो अभी हाल ही में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इसमें आयरलैंड पहले स्थान पर रहा है और भारत का स्थान 71वां रहा है, 71st रहा है भारत का रैंक इसमें। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में, और आयरलैंड पहले स्थान पर। बेल्जियम क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन था, फीफा जिसको आसान से आप समझते हैं, तो फीफा रैंकिंग 2021 में 21 जारी किया गया है। इसमें कौन पहले स्थान पर है? तो यही बेल्जियम पहले स्थान पर है। और इंडिया की बात करें तो 106 नंबर पे इंडिया का स्थान रहा है। चलिए, तो ये रहे ऑप्शन से, इसमें भी उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आया होंगे। चलिए तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ पहली 2+2 वार्ता, इंग्लिश में इसको 2+2 डायलॉग कहते हैं, का आयोजन किया गया है? सही जवाब है रूस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दिन के दौरे पर आए थे, ज़्यादा समय के लिए नहीं आए क्योंकि अभी महामारी चल रहा है, सभी देशों का स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं। तो इस कारण से बहुत शॉर्ट समय के लिए, एक दिन के लिए ही, या यूँ कहें कुछ घंटों के लिए भारत के दौरे पर थे रूसी राष्ट्रपति। कौन? तो व्लादिमीर पुतिन। वैसे रूस के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ये सब लोग आए थे इंडिया में, और 2+2 वार्ता हुई। रक्षा क्षेत्र में, अदर विनिवेश क्षेत्र में कई सारे समझौते भी हुए हैं। उसमें से एक ये पॉइंट है कि भारत और रूस के बीच 21वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन का भी ये आयोजन इसी समय होना था, वो भी नई दिल्ली में हुआ। और 2+2 वार्ता जो है वो पहली बार हुआ है रूस और इंडिया के बीच। एक और समझौता हुआ है कि रूस के सहयोग से भारत में 6 लाख AK-203 एजॉल्ट राइफल्स उत्तर प्रदेश के कोरबा में बनाया जाएगा। ये रूस के सहयोग से बनाया जाएगा, तो काफ़ी संख्या में ये बनेगा। ये भी एक अच्छी पहल है, सहयोग है रूस के द्वारा। और रूस के साथ एक सबसे बड़ी जो है 30 बिलियन का ट्रेड डील हुआ है, व्यापार सहित अन्य महत्वपूर्ण समझौतों पर डील हुआ है, $30 बिलियन का। ये कब तक के लिए? तो 2025 तक ये इस तरह का, इतना का ट्रेड
करना है, ऐसा समझौता हुआ है। रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है और करेंसी रशियन रूबल चलता है वहाँ। और प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। जर्मनी क्यों न्यूज में रहा है? तो जर्मनी हाल ही में दुनिया का पहला सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का अनावरण किया है। टेस्ट नहीं, अनावरण किया है। किसने? तो ये जर्मनी में किया गया है, इसलिए ये न्यूज में रहा है। सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का अनावरण दुनिया का पहला जर्मनी ने किया है, इसलिए न्यूज में। क्यूबा क्यों न्यूज में है? तो कोविड-19 जो अभी चल रहा है उसमें टीकाकरण हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है। तो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो क्यूबा बना है, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है। रूस ये क्यों न्यूज में रहा है? कि तो ये गोल्डन राइस नहीं, सी तो आंसर ये इस प्रश्न का। चलिए फिलीपींस क्यों न्यूज में रहा है? तो गोल्डन राइस, हाँ चावल की बात हो रही है। गोल्डन राइस का व्यावसायिक उत्पादन करने की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये फिलीपींस से ही बन गया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या है, कौन सी चावल है, सोने का चावल कौन खाता होगा बोला। देखिए अनुवांशिक रूप से संशोधित यह गोल्डन राइस जो है बचपन में अंधेपन, वो नाम उसका रखा गया है बस। तो इसको जेनेटिकली डेवलप किया गया है इस चावल को। तो अनुवांशिक रूप से संशोधित यह गोल्डन राइस जो है बचपन के अंधेपन का मुकाबला करने में सक्षम होता है और विकासशील देशों में लोगों को जान बचाने का काम करता है। काफ़ी पौष्टिक और औषधीय और विटामिन और शक्तिशाली होता है ये। ऐसे सब जगह उत्पादन इसका अभी है नहीं उतना, प्रतिबंधित होता है कुछ कारणों से, साइंटिफिक कारण से। और इस चावल में जो है विटामिन ए के साथ साथ एक होता है बेटा कैरोटीन, ये भी है, अच्छी मात्रा में इसमें पाया जाता है और बहुत अधिक पौष्टिक भी होता है। तो इसी का जो है व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए, पहले होता था कि औषधीय रूप में केवल होता था, अब कमर्शियल यूज के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए उत्पादन करने का फैसला और मंजूरी देने वाला पहला देश फिलीपींस बन गया है। तो इस प्रश्न से आपको इतने सारे कुछ मिले। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त करने का घोषणा किया गया है? तो इसका सही जवाब है संजीव मेहता। संजीव मेहता को फिक्की के नए प्रमुख बनाने का घोषणा किया गया है। और ये जो है संजीव मेहता, ये वर्तमान में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और चेयरमैन है। और फिक्की के पोस्ट पर ये जो है 18 दिसंबर को अपने पद पर पदभार ग्रहण करेंगे। तो वर्तमान में इसके बीच में अगर आपको कोई एग्जाम्स होते हैं और पूछा जाए कि वर्तमान में फिक्की के प्रमुख कौन है, तो संजीव मेहता नहीं होंगे। संजीव मेहता 18 दिसंबर से होंगे। वर्तमान में कौन है हम यहाँ दिए तो थे और माइंड पर से उतर भी गया है। आपको कमेंट में अगर याद है तो ज़रूर बताइए, नहीं तो मैं कमेंट में इसको अपडेट कर दूंगा। दोस्तों शर्म की कोई इसमें बात नहीं है कि हमें भी क्यों याद नहीं है या आपको क्यों नहीं याद है, याद होना चाहिए, ये तो ज़रूरी बात है। चलिए इसको आप कमेंट में सर्च करके बताइएगा, नहीं तो मैं खुद कर दूंगा। वर्तमान में अभी फिक्की के प्रमुख कौन है? 18 दिसंबर से ये हो जाएंगे संजीव मेहता। चलिए फिक्की के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसी का फिक्की से ही संबंधित एक और है, फिक्की का एफ और ये एल ओ, तो वही हो जाता है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक इसी का सहयोगी है, संगठन का ये। और फिक्की का स्थापना 1927 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। 18 दिसंबर से इसके प्रमुख संजीव मेहता हो जाएंगे। वर्तमान 18 दिसंबर से पहले अभी कौन इसके प्रमुख हैं, ये आप लोग कमेंट में करें, मैं भी कमेंट में इसको अटैच कर दूंगा। ओके चलिए बाकी ऑप्शन देखिए। अमित खरे क्यों न्यूज में रहे हैं? तो अमित खरे हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार में नियुक्त किए गए हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है, ये काफ़ी बड़ा पोस्ट हुआ, पीएम मोदी का सलाहकार हैं ये अमित खरे, इनको बनाया गया है। और ये वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा उच्च शिक्षा सचिव के पद पर भी हैं। तो उन्हीं को प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। ठीक है। सहदेव यादव ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो भारतीय भारोत्तोलन संघ, इंग्लिश में बोले तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रमुख कौन है? तो इनको हाल ही में भी बनाया भी गया है, सहदेव यादव को। ओके। और पीके गर्ग ये कौन है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण अर्थात स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साइज इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो इसके नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो पी के गर्ग को बनाया गया है। वर्तमान खेल मंत्री कौन है?
वर्तमान युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। चलिए, तो ये सभी रहे इस प्रश्न से जानकारी। आपको भी बहुत कुछ आपको जुबान पर याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी है। आपको तो एग्जाम देना है, हमको क्या, हमको तो पढ़ाना है। फिर भी इतने सारे चीज़ पॉइंट्स माइंड में रहता है, इससे अधिक आपके माइंड में ये सभी पॉइंट्स रहने चाहिए। एक से एक रिलेट करके पढ़ने का तरीका, ये आपको आगे रखने का तरीका है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है श्रुति सितारा। ये सितारा या सितारा हो सकता है, TH वैसे था, लेकिन प्रोनाउंसिएट करने में उतारा ही होना चाहिए। तो श्रुति सितारा ये मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। पहली है तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, इनके बारे में कुछ और देखते हैं। ये जो है पहले से केरल सरकार की सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट में सहायक पद पर कार्यरत हैं। और ये मिस ट्रांस ग्लोबल जो है सभी बैकग्राउंड के ट्रांस और लिंग गैर अनुरूपता वाले लोगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन, ये समझिए तो पेजेंट का मतलब होता है, वैसे तो तमाशा होता है, लेकिन प्रोग्राम समझिए या जो कोई आयोजन होता है ना, इवेंट होता है, वही समझिए। तो ऑनलाइन इवेंट है, उसमें इन्होंने भाग लिया था और ये इसमें सफल होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे मेरे समझाए हुए बातों को। चलिए, बाकी ऑप्शन देखते हैं। डेम सैंड्रा मेसन ये क्यों न्यूज में रहे हैं? ये बारबाडोस के पहले प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। पहले, ये नहीं कि पहली महिला प्रधानमंत्री, ये बिल्कुल पहली प्रधानमंत्री बनी है। ये बारबाडोस के कंट्री जो है, एक्चुअली में जो है 30 नवंबर 2021 को बारबाडोस के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इनको ये शपथ ग्रहण ले चुके हैं। वैसे बारबाडोस जो है ब्रिटेन से देश की स्वतंत्रता की 55वीं 55th वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। ये 30 नवंबर उसी दिन इन्होंने शपथ लिया है, क्योंकि अब तक जो था बारबाडोस, शायद देखिए बारबाडोस, ये बारबाडोस है। बारबाडोस जो है अभी तक इसके प्रमुख के रूप में ब्रिटेन की महारानी कौन है, एलिजाबेथ के द्वारा चलाया जाता था। उसके प्रमुख वही थी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। लेकिन अब इसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया है और इसके पहले प्रधानमंत्री डेम सैंड्रा मेसन को बनाया गया है। बारबाडोस की राजधानी क्या है? चलिए आप कमेंट में सर्च करके बताइए। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं जब सर्च करके आप इसको कमेंट करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये अच्छा तरीका है। आप इसको जब कमेंट करने के लिए कुछ कहा जाए तो उसके लिए उसके पीछे जरूर पड़ जाइए, ये आपके फायदे की चीज़ है। ठीक है, चलिए, अवनी लेखारा ये क्यों न्यूज में नहीं है? तो अवनी लेखारा जो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। और तो ये किस खेल से संबंधित है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। किस खेल से संबंधित है? तो अवनी लेखारा है। चलिए, अवनी लेखारा जो है ये पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भी बनी थी। निशानेबाजी की बात करें तो अंशु मलिक क्यों न्यूज में रही हैं? तो ये हाल ही में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है कुश्ती नहीं, वेट लिफ्टिंग नहीं, बॉक्सिंग होगा, WBA होगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये रजत पदक जीतने वाली, रजत पदक ही है लेकिन यही जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। कौन? अंशु मलिक। आपसे ये पूछा जा सकता है ये किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से। ऐसे प्रश्न अनेकों बार बन चुके हैं। यही उद्देश्य था मेरा इन सभी बाकी ऑप्शन से बताने का। चलिए दोस्तों, जैसा मैंने पिछले क्लासों में भी मैं बताते आ रहा हूँ कि तो हम लोग बहुत पीछे हो गए थे। 2 सितंबर के बाद से कोई क्लास हुआ नहीं था यूट्यूब पर। तो सभी को वीकली फॉर्म में हम लोग जो भी बचा था क्लास उसको बैकअप करके अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। आप उसको प्ले लिस्ट में अच्छे से सुचारू रूप से सब सजाया हुआ है, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर टायर एजुकेशन का उपलब्ध है। तो वो तो बात हो गई बैकअप करके शुरू करने का। और करंट अफेयर का क्लास हम लोगों ने सुचारू रूप से पिछले 2 दिनों से शुरू कर दिया है। अब काम चल रहा है आपके टॉपिक वाइज क्लास पर, सब्जेक्ट वाइज क्लास पर, एग्जाम बेस्ड पेपर पर, ये सभी। और टायर एजुकेशन का एंड्रॉयड ऐप भी पर, इस पर सभी पर काम चल रहा है। और वेबसाइट पर भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दिया जाए, इस पर भी काम चल रहा है। तो थोड़ा ज़्यादा बिजी शेड्यूल हम लोग का चल रहा है, जिस कारण से करंट अफेयर्स तो आप लोग के लिए मोर देन जो है जितना हो सकता है एक भी छूटना नहीं चाहिए, उद्देश्य से हम लोग ला लेते हैं। क्योंकि अन्य पोर्टल पर आप देखेंगे 8, 10, 11 ऐसे न्यूज दिखाएंगे, लेकिन हमारे अभी देखिए नीचे भी बहुत सारे प्रश्न हैं। लगभग हमको लगता है लगभग 18 से 19-20 क्वेश्चन है इस आज के क्लास में। तो प्रश्न एक भी हम लोग छोड़ते नहीं हैं, जितना जरूरी होता है वो जरूर लाते हैं। हाँ, मेरा यहाँ कहना ये था कि मैंने आज 5 ही प्रश्न को ऊपर में
MCQ फॉर्म में लाया है। यहाँ से हम लोग वन आइलैंड फॉर्म लेकिन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग क्लास को देखेंगे। और जब ये सब काम सुचारू रूप से शुरू हो जाता है ये, तो हम लोग सभी प्रश्नों को MCQ फॉर्म में ही लाएंगे। तो इसे आपको कोई कमी नहीं होने वाला है। एक्स्ट्रा फैक्ट और प्रश्न करंट अफेयर के सभी आपको जारी रहेंगे। चलिए तो यहाँ से देखते हैं फटाफट वन लाइनर फॉर्म में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है? तो ये 7 दिसंबर को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के लोगों की मनाने का प्रतीक, मतलब इसमें एक्चुअली देखिए होता क्या है, इस दिन जो है या इससे कुछ दिन पहले से और इस दिन तक राष्ट्रीय झंडा जो है वितरित किया जाता है लोगों में, और लोग उसके बदले में कुछ पैसे देते हैं। उस पैसे को एकत्रित करके देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को कल्याण पर खर्च किया जाता है। इसी उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता था। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए डिफेंस से संबंधित बात हुई है तो कुछ महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे मैं दिया हूँ, देख लीजिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी कौन है, अर्थात सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। इसके पहले RKS भदौरिया थे। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। इससे पहले कौन थे? करमबीर सिंह थे। तो आप कंफ्यूजन में न रहेंगे, सब क्लियर कराते मैं चल रहा हूँ। नेक्स्ट है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA जिसको शॉर्ट में कहेंगे के द्वारा भारत में कचरा प्रबंधन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है? UNDP। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत में कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए UNDP के साथ समझौता किया गया है। तो और इस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री अभी कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। और UNDP के साथ समझौता हुआ है, तो ये देखिए उसके बारे में। UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्थापना 22 नवंबर 1965, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और प्रेसिडेंट एसिम स्टीनर है इसके UNDP के। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा वर्ष 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का घोषणा किया गया है? तो ये किया है दक्षिण सूडान ने। एक्चुअली में वहाँ पे एक सर्वेक्षण कराया गया है तो पाया गया है कि दक्षिण सूडान में 7% लड़कियों की शादी 15 वर्ष से कम उम्र में ही करा दिया जा रहा है, जो कि काफी गंभीर है। और इस सर्वेक्षण के अनुसार, ये 3 तो कैसे हुए यार, सर्वेक्षण के अनुसार ये यहाँ होना चाहिए था। सर्वेक्षण के अनुसार दक्षिण सूडान 39 देशों में से एक है जहां कम उम्र में बच्चों की विवाह कर दी जाती है। तो दक्षिण सूडान के बारे में देखिए, राजधानी इसका जूबा है, जूबा। और यहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती है? साउथ सूडानीज पाउंड। और प्रेसिडेंट हैं सल्वा किर मायार्डिट। ये इसके बारे में एक्स्ट्रा बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में नामित करने का घोषणा किया गया है? तो ये ओलाफ स्कोल्ज अभी बने नहीं है, इसको घोषणा किया गया। आप अभी ये लेके चलेंगे। तो जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में ओलाफ स्कोल्ज को नामित करने का घोषणा बस अभी किया गया है, क्योंकि वर्तमान यदि ये अगले चांसलर बनने में ओलाफ स्कोल्ज जो है सफल हो जाते हैं तो अभी जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल हैं। इनके 16 वर्षों के कार्यकाल के बाद ये नए चांसलर बनेंगे। तो ये अभी नामित बस किया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। जर्मनी का राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है और चांसलर अभी वर्तमान में एंजेला मार्केल ही हैं। जिसके बारे में प्रश्न में बात हुई वो नामित हुए हैं अभी केवल। चलिए, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया है? 7 दिसंबर को मनाया गया। 7 दिसंबर प्रत्येक वर्ष जो है विमानन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की सामाजिक, आर्थिक और विकास के महत्व को पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष इसका विषय है, थीम है, इंग्लिश में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिवस है तो थीम इंग्लिश में ही होगा दोस्तों। भले इसको हिंदी में हम लोग ममोड़ चमोड़ दें वो अलग बात है। चलिए, तो इसका थीम है, विषय है एडवांस्ड इनोवेशंस फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस बैंक के द्वारा M-Pay डिलाइट मोबाइल बैंकिंग ऐप का संशोधित संस्करण लॉन्च किया गया है? ये जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसे ये पहले से ये मोबाइल ऐप था, इसको थोड़ा सा अपडेट किया गया है, संशोधित किया है, अपडेटेड वर्जन लाया गया है जिसमें नए नए फीचर्स जैसे बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट और सुरक्षा की और पुख्ता इंतजाम इस ऐप में की गई है। तो आपको एग्जाम्स में खासकर बैंकिंग वालों के लिए ये ऐसा प्रश्न पूछा जाता है
ये एम-पे डिलाइट ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक का ऐप है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में, हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। एमडी एंड सीईओ बालदेव प्रकाश हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टलर सेकेंड टर्म किनके द्वारा लिखा गया है? गौतम चिंतामणि के द्वारा ये लिखा गया है और इसका विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में एक्चुअली में जो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके दूसरे काल में किए गए महत्वपूर्ण फैसले और कार्य, जैसे जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, ट्रिपल तलाक हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल हुआ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े संशोधन अधिनियम पास कराए गए हैं। इसी की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। तो आप याद रखेंगे, गौतम चिंतामणि ने लिखा है। पुस्तक को फिर से एक बार देख लीजिएगा। हाल ही में भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम योगदानकर्ता देश के लिए उनका निधन हो गया। क्या नाम है? तो शारदा मेनन इनका नाम है। इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये जसप्रीत बुमराह को। कौन है जसप्रीत बुमराह? भारतीय क्रिकेटर तो है, प्रश्न से पता चला। तो ये भारत के जाने माने फास्ट बॉलर हैं। काफ़ी मज़ेदार बॉलिंग कराते हैं। ये बहुत पसंद आता है जिस दिन पारी में ये रहते हैं बॉलिंग के तरफ से, इंडिया की तरफ से, तो काफ़ी उम्मीद रहता है बॉलिंग साइड से। चलिए तो नेक्स्ट है, हाल ही में गाम्बिया के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में किसने चुनाव जीत लिया है? तो ये है अडामा बैरो। गाम्बिया का राजधानी बांजुल है और मुद्रा जो है गाम्बियन दलासी है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इतीरा डेविस। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका स्थापना 1 फरवरी 2017 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और कर्नाटका में बेंगलुरु है। एमडी एंड सीईओ वही इतीरा डेविस हैं और टैगलाइन इस बैंक का क्या है? बिल्ड अ बेटर लाइफ। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आए होंगे, पसंद आ भी रहे होंगे। प्रश्न हम कुछ ज़्यादा लाते हैं दोस्तों, कारण इसका ये है कि हम जो भी ज़रूरी लगता है ऐसे प्रश्न बनाए जाए तो एक दिन के 50-100 प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम के बेस से एग्जाम में कभी आने वाले हैं नहीं। हाँ, आपकी जानकारी के लिए वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा फिर आप क्लास में बैठ कर करेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे उतने लंबी करंट अफेयर क्लास में। तो जितने भी ज़रूरी होते हैं प्रश्न, उसको थोड़ी मेहनत तो लगती है टाइप करने में, उसको सजाने में, अपनी भाषा में लिखने में, उससे संबंधित रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम तो लगता है, लेकिन हम लोग एक भी प्रश्न वैसे नहीं छोड़ते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसलिए मेरे यहाँ टार एजुकेशन में थोड़ा प्रश्न करंट अफेयर का ज़्यादा रहता है अन्य सभी पोर्टल्स चैनल्स के अपेक्षा। तो आप समय थोड़ा दीजिए, क्योंकि 25 से 30 मिनट का क्लास हम लोग एक्चुअली करते ही हैं एटलीस्ट। कभी कभी उससे थोड़ा कम हो जाता है, कभी बढ़ भी जाता है, लेकिन उसका मेन मकसद आपको हर चीज़ उपलब्ध कराना, सही से कुछ भी बचे नहीं। तो आप इतना समय ज़रूर अपने कैरियर के लिए निकालिए। ज़िंदगी भर तो निकालना नहीं है, नौकरी लग जाएगी तब आपको इसकी क्या ज़रूरत। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा अपने दिव्यांग कर्मियों के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है पीएनबी प्राइड CRDM मॉड्यूल। तो ये है ऐप। एक सेकंड दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी कॉल आई है सर का। तो ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा पीएनबी में जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उस बैंक के दिव्यांग, यहाँ दिव्यांग ही समझिए, विकलांग ही शब्द है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द के नाम से पुकारा जाने लगा है, जिससे थोड़ा उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिले। तो ऐसे कर्मचारियों को के लिए एक अनोखा ऐप पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो है एक टॉक बैक जो बोलते हैं ना, टॉक TALK टॉक बैक, वो मोबाइल में आपके सिस्टम होता है। आप उसको ऑन कर दें तो मोबाइल में जहां अपना फिंगर्स हैंड्स रखेंगे तो वो क्या है ऑप्शन पर, क्या काम होने वाला है, क्या चीज़ का ऑप्शन है, वो बोलकर बताने लगता है। टॉक बैक अगर ऑन हो जाए तो, और सभी काम 2 उंगलियों से होने लगता है। ऐसे ऐसे फीचर्स उसमें बदलाव हो जाते हैं। दिव्यांग विजुअली डिजेबल्ड लोग के लिए ये ऑप्शन होता है मोबाइल को चलाने के लिए। तो उसी तकनीक का प्रयोग करके इस सॉफ्टवेयर को ये लोग यूज करेंगे, दिव्यांग कर्मचारी जो भी हैं पीएनबी के। तो इसके माध्यम से वे लोग ग्राहकों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और सुविधाएं जो हैं उसका पहुंचा सकते हैं लोगों के पास। चलिए पीएनबी के बारे में देखते हैं। स्थापना 19 मई 1894, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। पीएनबी के एमडी एंड सीईओ SS मल्लिकार्जुन राव हैं और पीएनबी का टैगलाइन क्या है, मोटो क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये उसका टैगलाइन है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन भारत और बांग्लादेश के द्वारा पहली मैत्री दिवस मनाया गया है? ये 6 दिसंबर को मनाया गया है। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की 50वीं राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के दौरान ये इस दिवस को मनाने का फैसला लिया गया था, क्योंकि 6 दिसंबर 1971 को जो है बांग्लादेश के एक राष्ट्र के रूप में पहचान मिलने के बाद भारत ही पहला ऐसा देश था जो बांग्लादेश के साथ राजनयिक वार्ता जिसको कहते हैं स्थापित किया था। और इसी उपलक्ष्य में दोनों देश ने अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए ये मैत्री दिवस मनाने का फैसला इस बार से किया है। तो 6 दिसंबर को इस बार पहली बार ये बांग्लादेश के साथ मनाया गया है। बांग्लादेश के बारे में देखिए, उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने अभी समझाया अपनी भाषा में मैंने समझाया, ये जो भी मैं टाइप करता हूँ दोस्तों, ये कहीं से हूबहू न्यूज़पेपर से नहीं रहता, वो मैं बहुत समय देकर पढ़ता हूँ, फिर अपनी भाषा में और वैसी लैंग्वेज में शब्दों का चुनाव करके जो आप अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ अपने समय में, तो अपनी भाषा में इसको करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, ढाका और टाका इसलिए क्योंकि वहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, मुद्रा देखिए इसमें से कट गया है, राजधानी ढाका हो गया और वहाँ पे मुद्रा क्या चलता है, टका, इसीलिए ढाका बोला मैंने। प्रधानमंत्री शेख हसीना है और वहाँ पे राष्ट्रपति भी कौन है, अब्दुल हामिद है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएंगे होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया गया है? तो ये है श्रेष्ठ हिंदी में है, इंग्लिश में भी मैंने यहाँ लिख दिया है श्रेष्ठ। इस योजना को 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया अभी हाल ही में, आज तो ऐसे 8 तारीख है, 7 तारीख का हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, तो 6 तारीख को ये अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है श्रेष्ठ को। इसलिए तो ये अनुसूचित जातों के छात्रों के लिए सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए। अच्छा, अभी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा है, इनका संसदीय क्षेत्र झारखंड से है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE के द्वारा कौन सी भारत की पहली बड़ी सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है? तो ये संध्याक, ये इंग्लिश में भी इसीलिए मैंने लिख दिया है, हो सकता है कुछ लोग इसको संध्यायक पढ़ें, लेकिन संध्याक ही सही प्रोनाउंसिएट न्यूज में कई जगह हमको दिखा है। तो GRSE अर्थात गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इसके एडमिरल BK सक्सेना है। तो चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे पिछले क्लासों में मैंने 1-2 दिन में नहीं कराया था, सॉरी। क्वेश्चन ऑफ द डे पिछले क्लास जो कराया जाता है उसी में से एक प्रश्न मैं लाता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, कि आपको ये प्रश्न याद है अभी तक कि नहीं। तो बताइए, क्वेश्चन ऑफ द डे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन गया है? इसका जवाब कल ही क्लास में कराया गया था आपको, आप कमेंट बॉक्स में इसको निश्चित ही दें। तो चलिए दोस्तों, बाकी सब जो मैंने ऊपर में बताया क्लास और विभिन्न तरह के टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज और एग्जाम बेस्ड पेपर्स और करंट अफेयर तो अभी चल ही रहा है, और महत्वपूर्ण जो भी आपके लिए एग्जाम से संबंधित हैं और क्विज भी वेबसाइट पर शुरू कर दिए जाएंगे। एंड्रॉयड ऐप पर काम चल रहा है, ये सभी पर काम चल रहा है धीरे धीरे, ये सभी सुविधाएं आपको इससे भी अधिक और बहुत कुछ वेबसाइट पर और यूट्यूब चैनल पर ये सब पर आपको मिलने वाले हैं। तो आप बने रहिए और टायर एजुकेशन के साथ अन्य लोगों को जोड़िए। तो चलिए, आज टायर एजुकेशन का ये आज का क्लास उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी, परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये पहले से कर दिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ नहीं करना आगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण किसी क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।